तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इफ एल्स का भी यूज होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे तो जो है अच्छा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लाइब्रेरी फाइन अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, आप लाइब्रेरी में जाते हो, बुक लेते हो और मान लीजिए आपने बुक लेट रिटर्न करी, ठीक है, तो आप पे कुछ फाइन लगता है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रोग्राम लिख के, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे, आपको समझा रहा हूँ। ये डेज हैं जितने डेज में आपने बुक रिटर्न करी है। अगर आपने 5 डेज से कम में बुक रिटर्न कर दी तो 0 चार्ज लगेगा, बेसिकली फाइन नहीं लगेगा कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 डेज के बाद रिटर्न की, ठीक है, 5 से लेकर 9 डेज तक के बीच में आपने रिटर्न करी, तो 5 रुपीज पर डे लगेंगे, 5 रुपीज पर एक्स्ट्रा डे, मतलब कि 4th डे तक कोई फाइन नहीं है, उसके बाद हर दिन का 5 रुपीज लगेगा। ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर 10 डेज या उससे ज्यादा के बाद आपने बुक रिटर्न करी है तो क्या होगा कि 9th डे तक तो आपका वही 5 रुपीज लगेगा, फिर 10th डे और उसके बाद से लेके 10 रुपीज पर डे लगेगा। समझ में आया? अब देखिए इसमें इफ एल्स क्यों लगेगा। इफ एल्स इसलिए लगेगा क्योंकि हमको चेक करना है कि कितने डेज बाद रिटर्न हुई है, क्या वो लेस देन 5 है, मतलब इस रेंज में आता है, 0 to 5 की रेंज में आता है, या 5 to 10 की रेंज में आता है, या 10 डेज से भी ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीज हमको इफ एल्स से ही चेक करनी है, समझ गए। तो इसमें है वही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। इफ एल्सिफ लैडर वही यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने डेज इनपुट ले लिया है, डेज तो INT ही होंगे तो इसलिए INT ले लिया, ठीक है। मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ डे, अच्छा और एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने इनपुट ले लिया था, यहाँ पे एक और वेरिएबल है फाइन करके, उसकी वैल्यू इनिशियली मैं 0 दे देता हूँ, ठीक है, इनिशियली 0 फाइन मान लेता हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि इफ डेज आर लेस देन 5, ठीक है, तो फाइन इक्वल टू 0 कर दो, या मान लीजिए मैंने पहले नहीं दिया होता, मैं इसी के थ्रू दे देता हूँ, फाइन इक्वल टू 0 कर दो। समझ गए कि अगर लेस देन 5 है, 5 डेज से कम में रिटर्न किया, एक दिन में रिटर्न किया, 2 डेज 3 डेज 4 डेज लगाए तो 0 रखो, ठीक है। अब इसके बाद 4 डेज तक कोई फाइन नहीं था, फिफ्थ डे और उसके बाद अगर टर्न किया तो 5 रुपीज पर डे लगेगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि एल्स इफ, इसके अंदर लिखते हैं इफ डेज ये लेस देन 10। अब देखिए हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं चेक करना है, क्यों? यही तो एलसीएम लैडर का फायदा है कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गई होगी और वो इसमें आ गया होगा। तो अगर वो इधर आया है मतलब हमें पक्का पता है कि हाँ लेस देन 5 जो नहीं है, तो हम उसको दोबारा नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ ये बाद वाली चेक कर लेंगे कि हाँ लेस देन 10 है कि नहीं है। अगर लेस देन 10 है तो फाइन क्या होगा? फाइन होगा सिंपली, अब देखिए जैसे मैंने कहा था 4th डे तक कोई फाइन नहीं है, 5th डे और उसके बाद से फाइन है। तो मैं ये करूंगा, मैं 4 दिन सब्ट्रैक्ट कर लूंगा इसमें से, क्यों? पहले 4 दिनों का कोई फाइन नहीं है, तो 4 दिन सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो बचे हुए दिन होंगे उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 5 से, 5 रुपीज पर डे है, तो ये मेरा फाइन आ जाएगा। अब अगर वो भी नहीं है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्स इफ डेज ग्रेटर देन 10, या आप समझ ही गए कि अगर ये भी फॉल्स हुई है, ठीक है, लेस देन 10 भी नहीं है तो मतलब बड़ा ही होगा, तो फिर से जरूरत नहीं है, सिर्फ एल्स में लिख दो, एल्स फाइन इज इक्वल टू, तो अब मुझे क्या करना होगा? देखिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है मतलब कि इस पूरे ड्यूरेशन का 5th डे से 9th डे तक का तो पूरा मुझे देना ही देना है फाइन। तो मैं क्या करूंगा? 5 6 7 8 9 5 डेज का फाइन मुझे देना तो वो मैं पहले ही लिख दूंगा। ये 5 है नंबर ऑफ डेज, 5th से लेकर 9th डे, और ये वही 5 रुपीज पर डे था, तो ये रुपीज वाला 5 है। चलिए थोड़ा बदल लेता हूँ, अगर बदलना है तो इसको मैं ले लेता हूँ 15, इसको ले लेता हूँ मैं मान लीजिए 20, ठीक है। हाँ ठीक है, लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको, हाँ 15, ताकि हम नंबर्स में कंफ्यूज ना हो, ये कि 5th डे से 9th डे तक 15 रुपीज पर डे है, उसके बाद 20 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा डेज माइनस 9, 10th डे जैसे ही आया 10 तो 20 रुपीज पर डे हो गया। समझ गए चीज? दोबारा बताता हूँ पूरा प्रोग्राम। अगर लेस देन 5 है मतलब 4th डे तक, चौथे दिन तक कोई फाइन नहीं है, 0, खत्म बात। एल्स इफ अगर नहीं है, बड़ा है 5 से,
चेक किया कि क्या 10 से कम है, 10th डे से, हाँ है, क्या करेंगे 4 दिन पहले हटा दो जब फाइन नहीं था और बाकी 15 रुपीज पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। बेसिक मैथ से समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। एल्स अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब क्या कि 10 से बड़ा है, तो क्या करो, जो 4th डे से 9th डे तक का जो था फाइन वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, 15 रुपीज पर डे इंटू 5 डेज। फिर जैसे ही 10th डे आया, मान 10 डेज थे, तो क्या हुआ 5 इंटू 15 प्लस 10 माइनस 9 विच इज 1, एक दिन इंटू 20, तो 10th डे का 20 लग गया। 12 होगा तो 12 माइनस 9 3 इंटू 20 होगा, 3 दिन का 20 रुपीज, और बाकी तो ये हो ही रहा था। समझ गए क्या है? तो ये कोड था, ये प्रोग्राम था। इसमें देखिए हमने इफ एल्स यूज किया चेक करने के लिए कौन से कैटेगरी में आता है, वो कौन से स्लैब में आता है, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। और उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग डालेंगे, अगर नंबर ऑफ डेज डालेंगे 4 तो फाइन आएगा 0, 14 डाल दिया मान लीजिए तो क्या आएगा 5 इंटू 15 इज 75, ठीक है, 75 प्लस 5 इंटू 20 100, तो 175 आ जाएगा। और अगर हम लोग कुछ बीच का किया, इसके बीच का मान लीजिए 6 डेज किया, तो क्या होगा, पहले 4 डेज का 0, फिर डेज माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 2 इंटू 15 30, 5th डे और 6th डे का फाइन 30 हो जाएगा, 15 पर डे, राइट। समझ गए, प्रोग्राम सही है। तो अगले वीडियो में, ठीक है, जब मैं कंप्यूटर प्रोग्राम रन करूंगा तो मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा, और कई सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इफ एल्स में लिख के, नेस्टेड इफ एल्स भी, नॉर्मल इफ एल्स भी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 2 और चीजें जो फ्लो कंट्रोल में काम आती हैं। फ्लो कंट्रोल मतलब ये वाला डिसीजन मेकिंग वगैरह जो सब होता है ना, ठीक है, तो वो चीजें हैं टर्नरी ऑपरेटर और स्विच केस, ठीक है, दोनों को देखते हैं। ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑपरेटर्स वाले वीडियो में बताया था, मैंने कहा था कि अभी इसमें पढ़ाऊंगा दूसरे वीडियो में, फ्लो कंट्रोल वाले में, तो अब पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये भी इफ एल्स जैसा ही है बिल्कुल, बट ये बहुत कम केसेस में लग पाता है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए वही मार्क्स वाला एग्जांपल ले लिया कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो आपका जो रिजल्ट है मान लीजिए RES में है, RES स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, RES इज इक्वल, RES एक कैरेक्टर है, तो अगर ये पास है तो लोग P डाल रहे हैं, एल्स RES इज इक्वल टू F डाल रहे हैं। तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो इन केसेस में लगता है। क्या केसेस है? पहली चीज, इफ और एल्स के ब्लॉक में एक एक लाइन ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, दोनों में असाइनमेंट होना चाहिए, दोनों में कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए। तीसरी चीज, सेम वेरिएबल में होनी चाहिए, RES इक्वल टू P, RES इक्वल टू F, ठीक है। मान लीजिए कुछ और होता है, A इक्वल टू 3, A इक्वल टू 5, मतलब सेम वेरिएबल में कोई एक वैल्यू असाइन हो रही हो, किस डेटा टाइप की हो, वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी हो सकती है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सीधा लिख रहा हूं, मतलब कि RES इज इक्वल टू, देखना कंडीशन, सबसे पहले पैरेंथेसिस में कंडीशन मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्वेश्चन मार्क P कोलन F। ये मतलब देखिए कंडीशन ये है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो P डालो, नहीं तो F डालो। इसको हम लोग पूरे को ऐसे एक लाइन में लिख सकते हैं कि RES इज इक्वल टू, कहीं कुछ चेक नहीं किया, सीधे लिख दिया कि हाँ RES इज इक्वल टू, अब पैरेंथेसिस लिखे, कंडीशन डाली, यही सेम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्वेश्चन मार्क, और ट्रू वाले केस में जो वैल्यू डालनी है वो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद लिखी, फिर एक कोलन डाला बीच में, सेमी कोलन नहीं, कोलन डाला, फिर जो फॉल्स वाली कंडीशन में वैल्यू डालनी है वो इधर डाल दी, इधर लिख दी सेमी कोलन। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, ये मतलब पूरी चीज यही चीज, ठीक है। तो आपने देखा ना कि असाइनमेंट कंपलसरी है, सिर्फ एक ही वैल्यू, मतलब एक ही लाइन हो ताकि सिर्फ एक ही वैल्यू आ पाए और वो सेम वेरिएबल में जा रही हो, तब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ट्रू वाले केस में जो वैल्यू जानी है वो कोलन, फॉल्स वाले केस में जो वैल्यू जानी है इस वेरिएबल में वो जाए, वो हम लोग उधर लिख देते हैं, और जिसमें जा रही है वो उधर लिखा है। अब
हाँ, इसमें ये है कि आप इसको हटा सकते हैं, एल्स चाहे तो ना लिखें, कोलन वोलन के बाद वाला जो हिस्सा वो सब छोड़ के सेमीकोलन यही डाल दे, खत्म। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इफ एल्स आपका उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है जो मैंने बताई तीनों, तो आप उसको टर्नरी में लिख सकते हैं, बट ये बहुत रेयरली यूज होता है क्योंकि हर बार नहीं होता है कि वैसा ही कुछ हो, सेम वेरिएबल में जा रहा है, एक ही लाइन लिखी है, वो सब, ठीक है। तो देखिए स्विच केस में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को देख रहे होते हैं। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू कोई एक है तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे, या अगर कोई दूसरी वैल्यू है तो कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे, अगर तीसरी तो कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आपने देखा है क्या अभी? हाँ, अभी मैंने आपको बताया था क्या, ग्रेड्स वाला, ठीक है, कि एक वेरिएबल मार्क्स है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो ए प्रिंट करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मतलब 80 टू 90 के बीच में बी प्रिंट करो, नहीं तो सी डी ई। उसमें भी तो यही है, एक वेरिएबल है, कई सारी वैल्यू से चेक हो रहा है वो, ठीक है, और फिर उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। जब ऐसा करना हो तो उसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है स्विच केस से। स्विच केस थोड़ा और क्लियर होता है, थोड़ा छोटे छोटे में लिखा होता है, थोड़ा क्लियरली समझ में आ रहा होता है कि मतलब क्या है, ठीक है। लैडर इफ एल्स, अब शायद कोई कंफ्यूज हो जाए कि इफ एल्स अगर क्या है, तो जब भी हमें ऐसा कुछ चेक करना होता है कि कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वल चेक करनी हो। देखिए स्विच केस में दिक्कत है कि ये ऐसा लेस देन ग्रेटर देन नहीं चेक करता, सिर्फ इक्वल चेक करता है। तो अगर इक्वल है तो कुछ काम करो, अगर दूसरी वैल्यू के इक्वल है तो कुछ काम करो, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको सिंटैक्स लिख के दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है, कि जैसे मैं डेज ले लेता हूँ, डेज इन अ वीक, ठीक है। संडे को हम लोग नंबर असाइन करते हैं 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, ऐसे करते करते 6 तक आएगा, 6 विल बी अ सैटरडे। तो मान लीजिए हमें इनपुट में दिया है डे नंबर, मतलब जो डे नंबर है 3 4 0 6 दिया है, और हमें डे का नाम प्रिंट करना है, ठीक है, कि वीक के कौन से डे का ये नंबर आपने इनपुट दिया है, उस डे का नाम प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं स्विच केस में आपको लिख के दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं स्विच केस में, स्विच एस स्मॉल होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर हमें उस वेरिएबल का नाम लिखना है, वो वेरिएबल लिखना है जिसकी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, अगर ये है तो ये करो, या अगर ये है तो ये, ऐसी कुछ, ठीक है। तो मैंने डे नंबर कहा था ना, तो मान लीजिए DAY, डे वेरिएबल का नाम है, इसमें डे का नंबर है, ठीक है। ये भी एक ब्लॉक होता है, तो ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ऐसा कुछ लिखते हैं, केस, और हमें वही INT में दिया मान लीजिए, तो 0 कोलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln संडे, ठीक है, ओके। सिस्टम डॉट प्रिंट ln संडे, ठीक है। ये दोनों कीवर्ड्स होते हैं, स्विच और केस, ठीक है। कीवर्ड में बता देना आपको, ये तो वेरिएबल का नाम है, आप जैसे लेना डाल दो। तो मैं लिखा डे, अब इस वेरिएबल की वैल्यू चेक होगी कि 0 है तो ये काम करो, अब आप ऐसे लिखो, केस 1 है तो ये काम करो, 2 है तो ये काम करो, ऐसे चलेगा ये चीज, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट ln संडे, सिस्टम डॉट प्रिंट ln मंडे, ऐसे करते करते ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और देखिए कहां तक जाएगा, केस 6 तक जाएगा। 6 में क्या करेंगे हम लोग, सॉरी सैटरडे करेंगे, और फिर ये बंद, ठीक है। देखिए ये तो आप समझे ना क्या है, कि अगर 0 है तो ये, 1 है तो ये चलाओ, 2 है तो ये चलाओ, 6 है तो ये चलाओ। एक छोटी सी और चीज हम इसमें लिखते हैं, वो है ये ब्रेक, BREAK, ब्रेक। तो आपको यहां देखिए कहीं भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, केस लिखिए, कोलन लिखिए, लाइनें लिख दीजिए दोनों, दूसरा केस लिख दीजिए। क्या होता है, केस
इस केस की स्टार्टिंग से दूसरे केस की शुरुआत तक अपने आप ये ब्रैकेट लगा देता है स्विच केस, ठीक है। तो आपको खुद से ऐसा ब्रैकेट नहीं लगाना है कि ये वाला इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है। बट हाँ, ये जो मैंने कहा ना ब्रेक, ये आपको लिखना है हर केस के बाद। देखिए मैं आपको ब्रेक जो है अगले वीडियो में समझाऊंगा लूप्स में, बट ब्रेक का भी एक सिंपल सा मीनिंग ये समझो कि क्या होता है कि अगर आप नहीं लिखोगे तो जब वो एक बार घुस गया इधर तो सारे चला देता है। अगर प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ घुसा, मान लीजिए 1 था, यहाँ घुस गया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे लाइन से प्रिंट कर देगा वो। तो ये थोड़ी अजीब चीज है, ठीक है, बट ऐसा होता है। तो ये मैं आपको ब्रेक बाद में पढ़ाऊंगा। ब्रेक भी वही होता है लूप से बाहर आने के लिए, लूप को खत्म करने के लिए होता है। वैसे ये भी यही होता है कि यहाँ प्रिंट हुआ ये, इसके बाद खत्म करो, तुरंत बाहर आ जाओ इसके, मतलब हमारा काम हो गया, बाहर आ जाओ। या अगर मान लीजिए 1 हुआ तो मंडे प्रिंट करो, बाहर आ जाओ, तो इससे यूज होता है। यहाँ भी होगा ब्रेक, ठीक है। तो ये होता है। और देखिए अगर ये लास्ट केस है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो आप इसको पता है क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट मतलब वर्स्ट केस, कि आपका कुछ भी नहीं चला ऊपर का तो आपका ये चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको आप वैसे रिलेट कर सकते हैं लैडर इफ एल्स से। लैडर इफ एल्स में क्या होता है, जो आखिरी एल्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि ऊपर का कुछ भी नहीं चला तो होके एल्स होके तो ये चला ही दो। हम लोग में वही एल्स इफ नहीं लिखते, सिर्फ एल्स, मतलब ऊपर कुछ भी नहीं चला चलाओ। ये भी वैसे ही है, ऊपर का कोई भी केस अगर नहीं चला तो ये जरूर चल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो सैटरडे प्रिंट हुआ और ब्रेक हो गया, और यहाँ ब्रेक करना कोई पॉइंट नहीं, इसके बाद कुछ है ही नहीं चलाने को, तो यहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है। समझिए कैसे लिखा है ये पूरा। 0 है अगर तो ये करो, 1 है तो ये करो, 2 है तो ये करो। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो इसी का हो। ऐसा ना हो कि यहाँ आपने आईएनटी लिया और यहाँ आपने कैरेक्टर में दे दिया 0 1 ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा। इसका ये एरर दे देगा आपको कि मतलब आप अलग अलग डेटा टाइप वाले चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखा ना आपने कि इसमें भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इफ एल्स में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम सबसे पहली चीज इक्वालिटी चेक करते हैं कि वैल्यू इक्वल ही चेक करनी है, ठीक है। दूसरी चीज सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं 2-3, जैसे m1 m2 m3, ये नहीं कि तीनों चेक किया। एक ही वेरिएबल की वैल्यू ही हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। और उसके अलावा एक और चीज ये है कि कौन से डेटा टाइप्स यहाँ यूज हो सकते हैं स्विच के अंदर। तो आप जो है स्विच के अंदर कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स ही चेक कर सकते हैं, वो ये है। आप बाइट चेक कर सकते हैं, आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं, आईएनटी चेक कर सकते हैं। इनके अलावा कैर चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले इतना ही कर सकते थे, लेकिन अब जावा में जो जावा अपडेट हुई है, नया वर्जन आया, उसमें स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। ये भी कुछ सालों पहले ही आया है, ठीक है। स्ट्रिंग में भी आप कर सकते हैं, बट यही है कि जैसे देखिए बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, वो आईएनटी मान लीजिए इंटीजर्स, कैर और स्ट्रिंग। जैसे आपको कभी कोई डबल चेक करना हुआ, डबल फ्लोट वगैरह नहीं हो सकते, या अगर आपको मान लीजिए लॉन्ग चेक करना हो, लॉन्ग भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़े से भाई रेस्ट्रिक्शन है इसमें, ठीक है, कि यही सारे चेक होंगे। तो यही थोड़ा सा है कि बहुत स्पेसिफिक केस के लिए ये यूज होता है, इसीलिए ये लोग उतना नहीं करते यूज। मैंने भी पता नहीं लास्ट टाइम कब किया था, मुझे याद भी नहीं है। सब लोग वही इफ एल्स यूज करते हैं, आप भी वही करिएगा। देखा ना आपने, लैडर इफ एल्स जैसा ही है। ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, ये तो ये करो, नहीं है तो फिर लास्ट में ये कर दो, है ना। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्विच केस यूज करके, ठीक है। तो देखिए, डिजाइन अ कैलकुलेटर विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैंने सिंबल्स यूज कर लिया बट उनका मतलब वही है, ठीक है। तो देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मुझे क्या करना है, मुझे 2 डबल लेनी है। डबल a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, ऐसे ही b ले लूंगा। और इसको मैं कैसे लूंगा, इसको मैं कैर ले लेता हूँ, एक सिंबल है तो कैरेक्टर ले लेता हूँ, कैर। कैर ओपी, ओपी स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। ओपी इज इक्वल टू आपका वही जो इनपुट लेने का तरीका होता है, कैर एट 0 करके, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, ठीक है। वो सब हो गया। अब इसको स्विच केस में कैसे लिखना है, और एक वेरिएबल रिजल्ट के लिए मैं ले लेता हूँ res, ये कॉमा मान लीजिए, और ये सेमीकोलन, res, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्विच, जैसे मैंने कहा था कैरेक्टर्स पे चल जाता है, तो ये ओपी पे चल जाएगा।
अब मुझे लेना है केस, अगर वो केस मतलब ऑपरेटर हुआ प्लस, तो आर ई एस इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रेक। ठीक है, अगला केस क्या है, केस सॉरी इधर नहीं लगता कोलन, इधर लगता है कोलन, हाँ माइनस, मतलब अगर माइनस है तो आर ई एस मतलब जो हमारा रिजल्ट है दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर यहाँ पे आईएनटी भी यूज होता ए बी तो भी आर ई एस डबल ही होता, क्यों, डिवीजन वगैरह है ना, डिवीजन वगैरह में डेसिमल आ जाता है, तो ये आपका आईएनटी हो तब भी आर ई एस को आप डबल ही लीजिएगा। ठीक है, खैर ब्रेक कर दिया, ऐसे आपके बाकी दोनों होंगे। केस ये है तो आर ई एस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी ब्रेक, केस डिवीजन आर ई एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, दोनों डबल है तो रिजल्ट डबल आएगा, कोई वैल्यू का लॉस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक और खत्म, समझे। ये देखिए ना, अगर आप लैडर इफ एल्स यूज करेंगे तो ठीक है, बट थोड़ा और क्लियर है कि अच्छा प्लस है तो ये, माइनस है तो ये कोई इफ एल्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है कि हाँ प्लस है तो बाकी सब गायब, ये काम करो, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो बाकी सब गायब है, ये काम करो। ठीक है, तो वैसा ब्रेक मत भूलिएगा, ब्रेक ना भूलिएगा, और इसका गलती से कुछ गड़बड़ ना कर दीजिएगा कि मान लीजिए आपने ओपी को कुछ आईएनटी वगैरह ले लिया मान लीजिए, या कुछ ले लिया और यहाँ कैरेक्टर है, वो मत करिए गलती। तो ऐसे स्विच केस था। ठीक है, तो अब इसमें आप एक और लिख सकते हैं, देखिए डिफॉल्ट में लिखे आप सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड ऑपरेटर, ये भी होता है कि अगर चारों में से नहीं डाला तो आप डिफॉल्ट केस में ये लिख दो कि इनवैलिड है, अगर ये चारों नहीं हुए तो मतलब गलत है, तो डिफॉल्ट करके वो लिख सकते हो आप सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड कैरेक्टर। ब्रेक करने की जरूरत कोई नहीं है, वो आखिरी चीज है, आखिरी केस है इसका। ठीक है, तो ऐसे में यूज होता है। देखिए ये क्या होता है, इनको कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। मेन्यू क्या होता है, जब रेस्टोरेंट में जाते हो आप चूज करते हो। ठीक है, वैसे इसमें भी आप क्या करो, चूज करो मुझे कौन सा ऑपरेटर लगाना है इन दोनों नंबर्स पे। ठीक है, या कि ऐसा होता है जैसे कंप्यूटर में अभी कभी आप कुछ काम करो तो आपको ऑप्शन देता है ना कि प्रेस 1 टू डू दिस, प्रेस 2 टू डू दिस, प्रेस 3 एंटर 3 टू डू दिस, वो भी इस टाइप की होता है। ठीक है, कि देखिए केस 1 ये काम, केस 2 ये काम करो, केस 3 ये काम करो, तो उन्हीं को कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। मतलब मेन्यू है कि 1 करोगे तो ये होगा, 2 प्रेस करोगे तो ये, उनके लिए जनरली यूज होता है क्योंकि उनमें क्या आपको इक्वालिटी चेक करनी है। अच्छा इक्वल टू 1 है तो ये काम, इक्वल टू 2 है तो ये काम। ठीक है, तो उनके लिए ये यूज होता है। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आप इफ एल्स, लैडर इफ एल्स वगैरह सारे काम बहुत इजीली कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ये सब याद करने की। ठीक है, तो वो सारे बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा फ्लो कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके बताया, इफ एल्स बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर स्विच केस होते यूज नहीं होते हैं, सारे काम आप इफ एल्स से कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो वो सब मैंने बताया आपको। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक था, ठीक है ये थोड़ा, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगले वीडियो में मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, उसमें आप जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा अगर नहीं आया होगा। ठीक है, इन तीनों टॉपिक पे कराऊंगा, स्विच केस के भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, टर्नरी वगैरह के दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही, और मेनली सारे इफ एल्स के होंगे, लैडर इफ एल्स वगैरह सब कवर्ड होगा, उसमें आप बहुत इजीली सब समझ जाओगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा लूप्स। ठीक है, लूप्स का क्या है, लूप्स भी फ्लो कंट्रोल के अंडर ही आता है, उससे भी हम लोग प्रोग्राम का फ्लो मैनेज करते हैं कि ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कुछ कोड, जो लूप्स करता है, कोड रिपीट करता है। ठीक है, अगले वीडियो में आएगा, बट वो जरूर देखिएगा फिर। ठीक है, वो भी फ्लो कंट्रोल में आता है, बट वो बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी प्लेलिस्ट का, तो इसलिए उसका मैंने अलग वीडियो बना दिया है। ठीक है, क्योंकि काफी उसके में वीडियोस बन जाएंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस तो मैं कराते रहूंगा कई सारे आपको। ठीक है, तो देखते रहिएगा वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।